दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले कुछ महीनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सबसे ज्यादा बातें YouTube पर बताई जा रही हैं, उनमें से कई बातों की तो सरकार ने अब तक आधिकारिक पुष्टि ही नहीं की है। तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर ये सारी खबरें आखिर आ कहां से रही हैं? कुछ दिन पहले राज्यसभा में सरकार से एक बहुत सीधा प्रश्न पूछा गया। 8वें वेतन आयोग ने अब तक कितनी बैठकें की हैं? किन कर्मचारी संगठनों से 8वें वेतन आयोग की बातचीत हुई है और किन मांगों पर चर्चा हुई है? और फैमिली यूनिट जैसी बड़ी मांगों पर भी विचार हुआ या नहीं? हालांकि सवाल बिल्कुल साफ था, लेकिन सरकार ने तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जवाब दे दिया। जी हां, सरकार ने बैठकों की संख्या नहीं बताई, किस संगठन से चर्चा हुई यह भी नहीं बताया। अब कई ऐसे सवालों पर सिर्फ एक लाइन में जवाब देकर सरकार आगे बढ़ गई। अब यहीं से दो अलग अलग कहानियां शुरू होते हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रही है और दूसरी सरकारी दस्तावेजों में लिखी हुई है। आज हम इन दोनों को आमने सामने रखकर बात करेंगे। हमने सिर्फ राज्यसभा का जवाब ही नहीं पढ़ा, बल्कि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी देखी, सरकारी रेजुलेशन भी पढ़ा, स्पर्श से जुड़ी आधिकारिक जानकारी भी देखी और कई यूट्यूब पर वायरल वीडियो में किए गए दावों को हमने बारीकी से जांच पड़ताल की है। और जैसे जैसे हमारी जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ऐसी बातें सामने आई जिन्हें जानना हर कर्मचारी और हर पेंशनर के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी बातें आधिकारिक हैं और कौन सी बातें कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं और कौन सी बातें सिर्फ संभावना हैं और किन दावों का आज तक कोई आधिकारिक आधार ही नहीं मिला। इसीलिए अगर आप 8वें वेतन आयोग की हर खबर तथ्यों के साथ में समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि इसी में सार होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी फैक्ट इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, जब भी 8वें वेतन आयोग की बात होती है, अधिकांश लोग सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन क्या वास्तव में वेतन आयोग का काम बेसिक पे या बेसिक पेंशन बढ़ाने का होता है, या इसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है जिसका असर लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकार के वित्तीय ढांचों पर पड़ता है? यही बात सबसे पहले समझना जरूरी है। हर वेतन आयोग एक निश्चित उद्देश्य के साथ में बनाया जाता है। सरकार समय समय पर बदलती आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र वेतन आयोग का गठन करती है और इसी प्रक्रिया के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ। लेकिन यहीं पर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या आयोग बनने के साथ ही नई सैलरी तय हो जाती है? नहीं, आयोग का पहला काम नई सैलरी घोषित करना नहीं, बल्कि सबसे पहले सरकार के द्वारा दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस के अनुसार काम करना होता है। किन विषयों का अध्ययन करना है, किन किन पक्षों से सुझाव लेने हैं, किन मुद्दों की समीक्षा करनी है, इन सब की रूपरेखा पहले से तय होती है और यहीं से आयोग का वास्तविक काम शुरू होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आया है कि आयोग इन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो राज्यसभा में सरकार ने उसकी बैठकों, परामर्श और प्रगति के बारे में जब पूछा गया तो सरकार ने विस्तृत जानकारी से देने से परहेज क्यों किया? यहीं से मामले की सबसे दिलचस्प जांच शुरू होती है। आइए अब सीधे राज्यसभा के सवाल और सरकार के जवाब को लाइन दर लाइन समझते हैं। दोस्तों, राज्यसभा का उत्तर पढ़ने के बाद एक सवाल बार बार दिमाग में आता है कि अगर सरकार बैठकों की जानकारी नहीं दे रही है तो क्या आयोग अभी शुरुआती चरण में है या पर्दे के पीछे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है? इस सरकार के सवाल के जवाब में हम सीधे 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे गए और वहां पर यह जवाब मिला कि यहीं से ऐसी कई बातें सामने आई जो अधिकांश लोगों ने अब तक नहीं देखी हैं। आमतौर पर जब किसी आयोग की वेबसाइट शुरू होती है तो उसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता है।
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर नोटिस, मेमोरेंडम, परामर्श, बैठकों का कार्यक्रम और विभिन्न सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक उपलब्ध कराई गई हैं। यानी यह वेबसाइट आयोग और हितधारकों के बीच में आधिकारिक संवाद का माध्यम बन चुकी है। इसके बाद आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और अन्य पात्र धारकों से औपचारिक मेमोरेंडम और सुझाव आमंत्रित किए। यानी आयोग पहले लोगों की बातें सुनना चाहता है, फिर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। यह चरण प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि यहीं से आयोग का वास्तविक समस्याओं और सुधार के लिए सुझाव मिलते हैं। तो अब तक हमने देखा कि आयोग सुझाव तो ले रहा है, बैठकें तो कर रहा है, लेकिन हितधारकों से संवाद भी कर रहा है। लेकिन अब तक महत्वपूर्ण सवाल ये रह गया कि इन मेमोरेंडम को में आखिर मांगा क्या गया है। इस मेमोरेंडम में ऐसी कौन सी चीज़ आखिर आयोग के द्वारा मांगी गई है? क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की गई है? क्या मिनिमम पे, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट और फैमिली यूनिट जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं? और यही वह चरण है जहां से 8वें वेतन आयोग की वास्तविक बहस शुरू होती है। अगले भाग में हम इन्हीं मांगों के साथ में आधिकारिक मेमोरेंडम और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब तक उस दस्तावेज पर आते हैं जिसकी वजह से 8वें वेतन आयोग ने नया मोड़ ले लिया है। राज्यसभा में सिर्फ एक औपचारिक प्रश्न ही नहीं पूछा गया, बल्कि वो लगभग हर कर्मचारी और पेंशनर की जिज्ञासा थी, जो जानना चाहता था कि आयोग के अंदर क्या चल रहा है। यही वह वजह है जहां सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा होती है। सरकार का उत्तर यह नहीं कहता कि आयोग काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह केवल इतना कहता है कि आयोग अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार काम करता है और उसे अपनी हर बैठक, हर चर्चा, हर आंतरिक गतिविधि सरकार को नियमित रूप से बताने का प्रावधान नहीं है। यानी यह गोपनीय है, स्वतंत्र कार्य प्रणाली है, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, हम किसी चैनल की आलोचना नहीं करते, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी बातें आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाती हैं और कौन सी बातें सिर्फ अनुमान है, अंदाजा है, या फिर कुछ फेक खबरें भी हैं। कई वीडियो में ये बताया गया है कि जुलाई से पेंशनर्स की बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हो चुके हैं। डीआर में 3% की बढ़ोतरी हो गई है, और यह महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि महंगाई राहत अभी प्रभावी नहीं हुई है। अभी उसका भुगतान आपके सरकारी स्वीकृति और आदेश जारी होने के बाद ही मिलता है। ये संभावित वृद्धि है, आधिकारिक स्वीकृति नहीं है। ऐसे चैनल फेक खबरें फैलाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने आधिकारिक वेबसाइट और राज्यसभा के प्रश्न या उत्तर के बारे में समझा, और अब हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।